Transfer of bonds or global depository receipts by a non-resident to another non-resident outside India. Any transfer of a bond of an Indian company or global depository receipts purchased in foreign currency. So suppose there are two non-residents, FCO1 and FCO2. There is a transfer of bonds or global depository receipts in an Indian company which is made by this non-resident to another non-resident. And the bonds or the global depository receipts which I are referring are the one which were purchased in foreign currency. अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई बॉन्ड ट्रांसफ़र करता है जो इंडियन कंपनी के हैं या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ट्रांसफ़र करता है अगेन इन एन इंडियन कंपनी, ये बॉन्ड और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अगर उसने फॉरेन करेंसी में खरीदी थी, रेफर टू इन सेक्शन 115 AC सब सेक्शन 1, मेड आउटसाइड इंडिया. व्हाट इज मेड आउटसाइड इंडिया? द ट्रांसफर इज मेड आउटसाइड इंडिया by one non-resident to another non-resident shall not be regarded as transfer. अगर एक non-resident किसी दूसरे non-resident को कोई बॉन्ड या GDR ट्रांसफ़र करता है किसी इंडियन कंपनी में जो उसने फॉरेन करेंसी में परचेज किए थे, तब इस ट्रांसफ़र पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र ट्रीट नहीं किया जाएगा. द कंडीशंस विच हैव टू बी सेटिस्फाइड आर देयर शुड बी अ ट्रांसफ़र ऑफ, क्या ट्रांसफ़र होना चाहिए? बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी विच वर परचेज इन फॉरेन करेंसी या GDR परचेज इन फॉरेन करेंसी. सेकेंड, ट्रांसफ़र कहाँ पे होना चाहिए? वेयर शुड इट बी मेड? इट मस्ट बी मेड आउटसाइड इंडिया. थर्ड, बिटवीन whom the transfer should be made between one non-resident and another non-resident. अगर ये non-resident किसी इंडियन रेजिडेंट को ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ये बॉन्ड्स लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो कवर्ड नहीं होगा. बिटवीन टू non-resident is covered. Transfer of rupee denominated bond by a non-resident to another non-resident. Same example. अगर कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इंडियन कंपनी के और उसका ट्रांसफ़र इंडिया के बाहर हो रहा है फ्रॉम वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफ़र. एनी ट्रांसफ़र मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी issued outside India by a non-resident to another non-resident. Third, transfer of government security by a non-resident to another non-resident through an intermediary. अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, when we are talking about this Indian company, let's say for example ये गवर्नमेंट कंपनी है, right? कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है कैरिंग पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इस फॉरेन कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी को सब्सक्राइब किया है जिसमें इंटरेस्ट पे होता है ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. सो इट कैन नॉट बी शेयर्स बट लेट्स से एनी अदर सिक्योरिटी इन विच देयर इज अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया थ्रू एन इंटरमीडियरी डीलिंग इन सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अब कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हो सकती हैं जो एक इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांसफ़र होगी. इंटरमीडियरी कौन हो सकता है? ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र होती है बाय वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट. अगर दो नॉन रेजिडेंट के बीच में ये ट्रांसफ़र हुआ है, देयर इज सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड ऑन दिस सिक्योरिटी देयर वाज अ पीरियोडिक बेसिस इंटरेस्ट पेमेंट. सच अ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल बी exempt from tax. Now, how do you calculate the capital gains tax? And this is something which you have also learnt at the IPCC level. सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी. नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ चेंजेस होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट वो चेंजेस डिस्कस करने से पहले लेट अस रिविजिट द बेसिक्स वंस अगेन. कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड by deducting following amounts from the full value of sales consideration. ये हमें पहले भी पता था कि जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं कैसे करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन में से क्या क्या माइनस करते हैं. लेट अस लुक एट इट.
and let us also write it. Cost of acquisition of the asset. अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रोवाइडेड इंडेक्सेशन अलाउड हो. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रोवाइडेड अलाउड हो क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ केसेस में इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट. अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज किया था और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई सिग्निफिकेंट खर्चा किया है, उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं. अगर कोई रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की है वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में नहीं आता. अगर आपने कोई इस तरह से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर किया है या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर ये भी एक डिफाइंड पीरियड से ज़्यादा है तो ये भी इंडेक्सेशन इस पर भी मिलेगा आपको, राइट. कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred by the assessee in making any additions or improvement to the capital asset. And the last one is expenditure which you incur wholly and exclusively in connection with transfer. इसको बेचने के लिए अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया है, कोई ब्रोकर अपॉइंट किया है जिसको आप कमीशन वगैरह दे रहे हैं, वो खर्चा जो होता है वो आप माइनस करेंगे. जब ये तीनों चीज़ें आप माइनस कर देंगे, राइट, तो आपके कैपिटल गेन कंप्यूट करके निकल आएगा. एक्सपेंडिचर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कुछ एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर के जो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर हो सकता है इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र: ब्रोकरेज या कमीशन जो आपने एसेट परचेज करने के लिए की हो, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन अगर आपने इनकर किया है, बायर ने नहीं किया है, लिटिगेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड for enhancement of compensation awarded in case of compulsory acquisition. अब ये क्या हुआ? कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि रोड बनानी थी. अब रोड जहाँ से जानी थी या रोड को वाइड करना था, रोड वाइड करने के लिए मान लीजिए ये रोड थी, यहाँ पे किसी का लैंड था. गवर्नमेंट ने कहा हमें ये रोड इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी चाहिए. There are provisions under which the government can compulsorily acquire this land. If they do a compulsory acquisition of this land, they give some compensation to the owner of this land. अब ओनर ने बोला नहीं, जो कॉम्पनसेशन दिया है वो फेयर नहीं है. इसके लिए उसने केस लड़ा. जो केस लड़ने का खर्चा है, अगर मान लीजिए अल्टीमेटली उसको इसका कॉम्पनसेशन एनहांस हो गया, तो ये जो खर्चा आपने इनकर किया ये भी होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर मान लिया जाता है. सम पेड एज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स shall not be allowed as a deduction while computing income chargeable under the head capital gains. अब लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक आपको पे करना पड़ता है. जिन केसेस में आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे कैपिटल गेंस जो है वो निल भी कर देती है या 15% करती है शॉर्ट टर्म पे. इट डिपेंड्स. उन केसेस में आप ये नहीं कह सकते जो आपने एसटीटी पे किया है, एसटीटी इज हाउ इट इज कॉल्ड, आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसको इंक्रीज कर देती है. यानी अगर आपका 100 का कॉस्ट था और 5 साल बाद आप इसको बेचते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि चलिए आपका कॉस्ट हम 100 नहीं 150 मान लेंगे, क्योंकि जो आपने 100 रुपये आज से 5 साल पहले दिए थे किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, आज आपको उसी के 150 देने पड़ेंगे, 150 देने पड़ेंगे. Because of this, there is an adjustment, there is an increase which is done in the cost of acquisition, which is called indexation. And this indexation is done according to the index given by the government. For computation of long-term capital gains, index cost of acquisition shall be used instead of cost of acquisition under section 48. Similarly, index cost of improvement shall be used instead of cost of improvement. अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं?
ये दो तरीके से दो सिचुएशन में कैलकुलेट हो सकता है. फॉर एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, फॉर एसेट्स एक्वायर्ड आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2001. अब इस डेट का रेलेवेंस क्या है? इंडेक्सेशन हमेशा किसी बेस डेट के हिसाब से होता है. मतलब एक बेस डेट हम ले लेते हैं कि मान लीजिए उस डेट को हमारा इंडेक्स 100 था, फिर हर साल 10-10, 5-5% जितना भी बढ़ा तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए. वो बेस डेट 1/4/2001 की फिलहाल है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 1/4/1981, बट नाउ इट इज़ 1/4/2001. तो दो कैटेगरी में एसेट फॉल कर सकते हैं, जो आपने इस डेट से पहले एक्वायर किए हैं या बिफोर 1/4/2001, और फिर दूसरे ऑन और आफ्टर 1/4/2001. जो आपने पहले एक्वायर किए हैं उनका ऑब्वियसली एक जिस दिन भी आपने एक्वायर किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी होगी उस दिन उसका एक कॉस्ट होगा. मान लीजिए ये कॉस्ट आपका है $70 का, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर डेट पे. लेट्स से फॉर एग्जांपल द फेयर मार्केट वैल्यू इज $90, राइट. और इसके अलावा जो दूसरे वाले होंगे जो ऑन और आफ्टर दिस डेट है, इसका ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा. जिस साल में आपने एक्वायर किया है उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, और जिस साल में आपने सेल किया है उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होगी ऑफ सेल ईयर, राइट. जहां तक बात एसेट्स की है जो आपने एक्वायर किए हैं ऑन और आफ्टर 1/4/2001, यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस साल आप जो भी आपका कॉस्ट है इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. जैसे मैंने आपसे कहा, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि हर साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना होगा. मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ट्रांसफर करते हैं और उस साल में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो है वो आपका लेट्स से 180 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन. जिस साल में आपने इसको खरीदा था, मान लीजिए उस साल में 120 था, आप इस प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट को, और आपका जो इंक्रीज कॉस्ट आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अगर लेकिन आपने एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर किया है, राइट, उस केस में यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह दो चीज़ें आ सकती हैं. एक तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मान लीजिए $70 था, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001. मैंने कहा था एग्जाम्पल में कि फेयर मार्केट वैल्यू मेरी $90 की है एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी. ऑब्वियसली एसएससी वही चूज करेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ही विल चूज $90 इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. जैसे इस साल में मान लीजिए 180 था, सपोज ये 180 है, डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पर आप ईयर ऑफ एक्विजिशन का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं लेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. उसका कारण क्या है? 1/4/2001 से पहले का हमारे पास CII है ही नहीं.